नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को पेपर 8 के शिवाजी के साथ मुगलों के क्या संबंध रहे, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि शिवाजी के मुगलों के साथ संबंध क्या सौहार्दपूर्ण थे या कटुतापूर्ण थे। कहते हैं, जब तक शिवाजी महाराष्ट्र के संगठन और बीजापुर के सुल्तान के साथ संघर्ष में संलग्न थे, तब तक उन्होंने मुगलों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की थी। मुगल बादशाह भी बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों के साथ युद्ध करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भी मराठों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। परंतु जब औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बन गया, तब उसे मराठों की बढ़ती हुई शक्ति पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव हुई थी। अन्य मराठों और बीजापुर के सुल्तानों के विरुद्ध शिवाजी ने जो सफलताएं प्राप्त की थी, उससे औरंगजेब काफी चौकन्ना हो गया था। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण औरंगजेब हिंदुओं से घृणा करता था। अतः अपने साम्राज्य की सीमा पर हिंदू साम्राज्य का विस्तार उसके लिए असहनीय था। उसने मराठों की शक्ति को नष्ट करने का निश्चय किया। कहते हैं कि 1656 ईस्वी तक औरंगजेब और शिवाजी में किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं थी। अब हम लेते हैं कि शाइस्ता खां से कैसे टक्कर ली शिवाजी ने। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का मुगल सूबेदार बनाकर शिवाजी का दमन करने का आदेश दिया था। शाइस्ता खां ने बीजापुर के सुल्तान के साथ गठबंधन करके शिवाजी पर प्रहार करना शुरू किया था। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां पूना पहुंचा और उस पर उसने अधिकार करके चावड़ के दुर्ग को भी जीता। शिवाजी के अधीनस्थ राज्यों में मुगल सेना ने खूब लूटपाट मचाई थी। इस बीच शिवाजी जो थे, वो बीजापुर राज्य के दक्षिण पश्चिम में लूटपाट कर रहे थे। अतः वे मुगल सेना से खुला युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। परंतु जो शाइस्ता खां है, वो शिवाजी के अनुचरों और अधिकारियों को धन का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला रहा था। अब शिवाजी ने शाइस्ता खां को कूटनीतिक ढंग से और व्यक्तिगत रूप से परास्त करने की योजना बनाई। उन्होंने 1663 ईस्वी की रात्रि के समय पूना के महल में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। कहते हैं शाइस्ता खां घबरा कर भाग गया, लेकिन वहां स्थित जितने मुगल सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और उनमें शाइस्ता खां का लड़का भी शामिल था। इस घटना से कहते हैं शिवाजी के गौरव में वृद्धि हुई थी। लेकिन औरंगजेब को जब इस घटना का समाचार मिला, तब वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उसने शाइस्ता खां को दक्षिण से बंगाल स्थानांतरित कर दिया था। सूरत की लूट के बारे में हम बात करें तो शाइस्ता खां पर भीषण और आकस्मिक आक्रमण के बाद शिवाजी ने मुगलों के प्रसिद्ध संपन्न बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र जो सूरत था, उसको खूब लूटा और मुगल सम्राट जो औरंगजेब है, उसके आधिपत्य को शिवाजी ने खुली चुनौती दे डाली। इस लूट में शिवाजी को लगभग 1 करोड़ का सोना, चांदी, हीरे जवाहरात प्राप्त हुए। शिवाजी के राज्य में मुगल सेनाओं ने जो लूट मचाई थी, उसका बदला शिवाजी ने सूरत लूट से पूरा कर लिया था। शिवाजी और मिर्जा जय सिंह के बीच किस तरह के संबंध रहे, तो शिवाजी द्वारा सूरत की लूट से औरंगजेब को गहरा जो धक्का लगा, तो औरंगजेब ने 60 वर्षीय राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करके उसके साथ सेनानायक दिलेर खां को उनका सहायक नियुक्त किया और शिवाजी के विरुद्ध उन्होंने भेजा। कहते हैं औरंगजेब ने जय सिंह को व्यापक अधिकार दे दिए थे कि वह शिवाजी को दबाने के लिए जो भी आवश्यक और उचित समझे वो उसे कर ले। 10 फरवरी 1665 ईस्वी को जय सिंह औरंगाबाद पहुंचा और वहां से 3 मार्च 1665 ईस्वी को वह पूना पहुंचा। जय सिंह ने शिवाजी को उसके पड़ोसी राज्यों बीजापुर के सुल्तान, पुर्तगालियों, जंजीरा के सिद्दियों और कर्नाटक और पश्चिम तट के राजाओं की सहायता से बिल्कुल वंचित कर दिया और उन पर शिवाजी के विरुद्ध मुगलों को की सहायता करने का दबाव डाला था। जय सिंह ने शिवाजी के विरोधी मराठा सरदारों को भी धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया और तत्पश्चात शिवाजी के अधीनस्थ विभिन्न क्षेत्र जो थे, उनकी अलग अलग उनके विरुद्ध सैनिक टुकड़ियां भेजी। इन टुकड़ियों ने इन स्थानों में खूब लूटपाट मचाई, जिससे शिवाजी के अनेक किले जो थे वो वीरान हो गए। इस बीच जय सिंह ने
रुद्रमाल का किला जीतकर भी पुरंदर के किले को घेर लिया था। अब कहते हैं ऐसी स्थिति में शिवाजी ने जय सिंह से अधिक युद्ध करना निरर्थक समझा और पुरंदर की कहते हैं संधि कर ली। अब ये जो 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि जो संपन्न हुई है, उस संधि की शर्तें किस प्रकार थी? हम पहले ही संधि की शर्त ये बता सकते हैं कि शिवाजी ने 4 लाख होन की वार्षिक आय वाले 23 किले जो थे वो मुगलों को सौंप दिए थे। दूसरा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि राजगढ़ के सहित 12 किले जिनसे प्रतिवर्ष 1 लाख होन आय प्राप्त होती थी, शिवाजी के पास इस शर्त पर रहने दिए गए कि वे सम्राट की सेवा करते रहेंगे। तीसरी शर्त ये थी कि शिवाजी का पुत्र जो संभाजी है वो मुगल दरबार में उनके प्रतिनिधि के रूप में 5000 घुड़सवारों के साथ रहेगा, जिनका वेतन और खर्च एक जागीर द्वारा दिया जाएगा। चौथी संधि की शर्त थी कि यदि 9 लाख होन की वार्षिक आय वाली कोंकण की नीची और उच्च भूमि शिवाजी को अगर दे दी जाती है तो वो इसके बदले में सम्राट को 40 लाख होन और देंगे, जो कि 13 किश्तों में चुकाए जाएंगे। कहते पुरंदर की जो संधि की शर्तें थी उससे मुगल सेनानायक जो था अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने औरंगजेब को लिखा कि इस संधि से 3 महत्वपूर्ण लाभों की आशा है। वो कौन से 3 लाभ है? पहला, मुगल शासन को 40 लाख होन अर्थात 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। दूसरा लाभ, शिवाजी का बीजापुर सत्ता से स्थायी विच्छेद हो जाएगा। और तीसरा लाभ था बीजापुर के विरुद्ध उस दुर्गम क्षेत्र में शिवाजी द्वारा मुगलों की सहायता की जाएगी। कहते हैं सम्राट औरंगजेब ने संधि की शर्तों की पुष्टि कर दी। शिवाजी ने इन शर्तों का वफादारी से पालन किया था। उन्होंने संधि पत्र के अनुसार अपने गढ़ मुगलों को सौंप दिए थे। बीजापुर के विरुद्ध अभियान में मुगलों की सहायता भी की थी। शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह की उपलब्धियों पर टीका करते हुए सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इस तरह 3 महीने में ही जय सिंह ने शिवाजी को घुटने टेकने, अपने राज्य का बहुत बड़ा भाग छोड़ने और सम्राट की एक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए विवश कर दिया था। कहते हैं इस समझौते से दिलेर खां को बड़ा ही असंतोष रहा। क्यों? क्योंकि इससे न तो उसे मध्यस्थ बनाया गया था और न ही उसके सैनिक सम्मान में ही कोई वृद्धि की गई थी। संधि की एक शर्त यह भी थी कि शिवाजी स्वयं सम्राट से भेंट करेंगे और इस संधि के पश्चात जय सिंह का प्रमुख कार्य जो था वो शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित करना था। और इस कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए जय सिंह ने कूटनीति का सहारा लेते हुए शिवाजी को सम्राट से दक्षिण का वायसराय पद दिलाने का भी प्रलोभन दिया था। कहते हैं संधि का महत्व क्या था कि पुरंदर की जो संधि थी वो मिर्जा राजा जय सिंह की अपूर्व सफलता थी। इससे मुगल पक्ष जो था उसको अस्थायी रूप से लाभ मिला था। मुगलों के पक्ष में भूमि और राजस्व के एक बड़े भाग का त्याग करते हुए भी शिवाजी ने अपने सम्मान की रक्षा की। मुगल सम्राट से इज्जत कहते पाई है। शिवाजी मुगल शिकंजे से मुक्त होने का सम्मानजनक अवसर चाहते थे, जो उन्हें मिल गया। यदि वे पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते तो मुगल सेना द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता। कहते मुगलों और मराठों के बीच में एक ऐसा समझौता था जिसका उद्देश्य बीजापुर का विभाजन करना था। इस संधि के तुरंत बाद जय सिंह ने बीजापुर पर आक्रमण की तैयारी की थी और उसमें मराठों का सहयोग अपेक्षित था। कहते 23 जून 1665 को शिवाजी का क्षमा याचना पत्र मुगल सम्राट को मिला और सितंबर 1665 में सम्राट के पत्र से जय सिंह को पता लगा कि उसकी सभी जो सिफारिशें हैं वो स्वीकार कर ली गई हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में ही जय सिंह ने शिवाजी को शाही खजाने से 2 लाख रुपए भी दिए ताकि वे अपने 9000 सैनिकों को एकत्र करके भावी युद्ध की तैयारी करें। कहते कुछ विद्वानों का मत है कि शिवाजी के लिए पुरंदर की जो संधि थी वो अपमानजनक थी, परंतु वास्तव में शिवाजी ने अपनी विषम और निराशाजनक स्थिति में कूटनीति का सहारा लेते हुए यह समझौता किया था और अब अपने राज्य को विनष्ट होने से उसने बचा लिया था। नेक्स्ट कदम है शिवाजी का आगरा की ओर प्रस्थान। मिर्जा जय सिंह का यह मानना था कि यदि औरंगजेब और शिवाजी मैत्रीपूर्ण वातावरण में समझौता कर ले तो दक्षिण में स्थायी शांति हो सकती है। अतः जय सिंह ने शिवाजी से यह अनुरोध किया कि वे अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में चले जाएं। औरंगजेब ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। शिवाजी को शासकीय व्यय पर आगरा बुलाया। 2 माह की यात्रा के बाद जब शिवाजी आगरा पहुंचे 12 मई 1666 ईस्वी को उन्होंने औरंगजेब से भेंट की थी। शिवाजी को यह आशा थी कि मुगल दरबार में उन्हें उचित
उचित जो है सम्मान प्राप्त होगा, परंतु वहाँ पर कहते हैं शिवाजी के साथ वही व्यवहार किया गया जो एक साधारण अधीनस्थ सरदार के साथ किया जाता है। मुगल दरबार के इस दुर्व्यवहार से शिवाजी की जो क्रोधाग्नि है कहते हैं भड़क उठी थी और उन्होंने दरबार में ही अपने क्रोध को व्यक्त कर दिया था। तो शिवाजी का जो यह व्यवहार था कहते हैं मुगल दरबार की शिष्टता के विरुद्ध था और शिवाजी और उनके पुत्र को इसलिए बंदी बना लिया गया। फलतः कहते हैं दोनों तो कैद कर लिए गए और जय सिंह के पुत्र राम सिंह के निवास स्थान पर कैदी बनाकर वो रखे गए थे। उन पर अत्यंत बड़ा ही कहते हैं कड़ा पहरा लगाया गया और आगरा में कहते हैं शिवाजी के प्राण जो थे वो खतरे में थे और उनके वध किए जाने की योजना थी। अब शिवाजी ने क्या किया, अपनी मुक्ति का उपाय वो सोचने लगे। उन्होंने बीमारी का बहाना किया और अपने स्वस्थ होने के लिए प्रतिदिन वो क्या करते थे, बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयाँ और फल गरीबों को बांटने हेतु वहाँ से भिजवाया करते थे। पहले तो पहरेदार लोग जो थे इन टोकरों की जांच किया करते थे, परंतु जब देखा कि प्रतिदिन का नियमित कार्य है तो वे असावधान हो गए और एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी इन्हीं फलों और मिठाइयों के टोकरों में बैठकर बंदी गृह से निकल गए थे और वो पहले मथुरा पहुंचे और वहां से साधु का वेश बनाकर अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। कहते मुगल और मराठा संबंधों में यह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली मोड़ था कि पुरंदर संधि जो थी वो समाप्त हो गई थी। मुगलों और मराठों में एक गहरी खाई पैदा हो गई। इस प्रकार औरंगजेब ने मराठों से समझौता करने का एक महत्वपूर्ण सुअवसर खो दिया था और अपनी दूषित नीति से उसने शिवाजी को अपने साम्राज्य का घोर शत्रु बना लिया था। कहते हैं सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि शिवाजी के कारावास से भाग जाने का औरंगजेब को जीवन के अंत तक अफसोस रहा था। शिवाजी का मुगल दरबार से पुनः समझौता करना। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने 3 वर्षों तक मुगलों से किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ की नीति नहीं अपनाई थी, क्योंकि इस समय अपने सीमित राज्य और अन्य साधनों के कारण शिवाजी जो थे मुगलों से युद्ध करने में असमर्थ थे। मुगलों से युद्ध करने के लिए शिवाजी को कुछ समय चाहिए था जिससे कि वे अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर लें और उधर औरंगजेब भी जो था वो उसने जय सिंह को दक्षिण से वापस बुला लिया था, लेकिन कहते हैं मार्ग में ही उनका देहांत हो गया था। तब उसने शहजादा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बनाया और राजा जसवंत सिंह को उनका सहायक नियुक्त किया। इन दिनों कहते हैं मुगल सेनाएं भी दक्षिण के शिया राज्यों से युद्ध करने में लगी हुई थी, इसलिए जो मुगल थे वो मराठों से युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि 2 मोर्चों पर लड़ना उनके लिए भी संभव नहीं था। अतः दोनों पक्ष ही समझौता जो था वो चाहते थे और जसवंत सिंह ने मुगल बादशाह को समझा बुझाकर शिवाजी के साथ समझौता करा दिया। कहते हैं इसके अनुसार शिवाजी ने मुगल सेवा जो है वो स्वीकार कर ली और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल मनसबदार बनाकर मुअज्जम की सेवा में रखा गया। कहते परंतु यह समझौता जो था वो लगभग 3 वर्षों तक ही रहा था। इस बीच शिवाजी ने न केवल मुगलों से वरन बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ भी समझौता कर लिया और इन राज्यों ने चौथ के स्थान पर एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष शिवाजी को देना शुरू कर दिया था। लगभग 3 वर्ष तक महाराष्ट्र में शांति बनी रही और इस अत्यंत मूल्यवान समय को शिवाजी ने अपने शासन को सुधारने और संगठित करने में लगाया था। शिवाजी का मुगलों से पुनः संघर्ष। कहते 1670 में फिर मुगलों और मराठों का संघर्ष शुरू हो गया था। औरंगजेब जो है वो शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो रहा था और शिवाजी जो थे वो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से खिन्न हो रहे थे। अतः कहते हैं संघर्ष तो अनिवार्य हो गया था और अपनी समुचित शक्ति का संचय करने के बाद शिवाजी ने पुनः मुगल अधिकृत प्रदेशों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। उनके सेनापति तानाजी ने सिंहगढ़ का दुर्ग मुगलों से छीन लिया। नीलोपंत ने पुरंदर के दुर्ग को छीन लिया। शिवाजी ने स्वयं जुन्नर के दुर्ग पर अपना अधिकार किया। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने चांदवड़, कल्याण, भिवंडी, लोहगढ़, रोहिड़ा आदि को भी जीतकर उत्तर कोंकण का समस्त प्रदेश जो था अपने अधिकार में कर लिया था और बरार को लूटकर वहां के शाही कोष से 20 लाख रुपए उन्होंने प्राप्त किए थे। खानदेश और तलहटे पर भी उन्होंने अपना अधिकार किया। मुअज्जम और दिलेर खां में पारस्परिक कहते हैं ईर्ष्या द्वेष
मतों की विभिन्नता के कारण मुगल सेना जो है निश्चयात्मक ढंग से युद्ध नहीं कर सकी थी। नेक्स्ट शिवाजी का कदम क्या था कि सूरत की दूसरी बार उन्होंने लूट की 1670 ईस्वी में। औरंगजेब पर नया प्रहार करने के लिए शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। इस लूट में शिवाजी को 66 लाख रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई थी, जिसमें औरंगजेब को कहते हैं भेंट की जाने वाली एक सोने की पालकी भी थी। शिवाजी की इस लूट को रोकने के लिए एक मुगल सेना भेजी गई, लेकिन शिवाजी की सेना ने वाणी डिंडोरी नामक स्थान पर मुगल सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस विजय के बाद शिवाजी ने नासिक के पास त्रयंबक दुर्ग और आंध, पट्टा, रावला, जावला आदि जीत लिए थे। कहते हैं शिवाजी की इन विजयों से औरंगजेब निराश हो उठा था और उसने कहा था, ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने मेरा राज्य छीन लिया है और शिवाजी को सौंप दिया है। औरंगजेब द्वारा महाबत खां और बहादुर खां की नियुक्ति और उनका शिवाजी से संघर्ष। इसके अंतर्गत हमें यह जानकारी मिलती है कि शिवाजी के व्यापक हमलों, लूटपाट, मुगल दुर्गों और मुगल क्षेत्रों में उनके बढ़ते हुए आधिपत्य को रोकने के लिए औरंगजेब ने मुअज्जम के स्थान पर महाबत खां को दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए बहादुर खां को भेजा। अब दक्षिण में मराठों से लड़ने के लिए चोटी के 4 सेनापति अपनी अपनी सेनाओं सहित एकत्रित हो गए थे। दाऊद खां और दिलेर खां तो पहले से ही थे। अब महाबत खां और बाद में बहादुर खां जो थे वो भी सम्मिलित हो गए थे। यद्यपि प्रारंभ में महाबत खां ने कई जगह जैसे मरकंडा, जावला, अवंतगिरी दुर्ग जीत लिए थे, परंतु शिवाजी के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाने में उन्होंने कोई विशेष उल्लास या उत्साह नहीं दिखाया था, क्योंकि वह नृत्य और संगीत में अधिक व्यस्त रहते थे। अतः औरंगजेब ने महाबत खां के स्थान पर बहादुर खां को नियुक्त किया, परंतु शिवाजी ने दिलेर खां के नेतृत्व में मुगल सेना को सालहेर के दुर्ग में जनवरी 1672 में बुरी तरह परास्त किया और 1672 में ही मुगलों और मराठों के छुटपुट कहते हैं संघर्ष चलते रहे। इसी बीच मुगलों ने सिद्धियों की सहायता से और अपने जहाज़ों से शिवाजी से समुद्री युद्ध किया। इसमें शिवाजी के समुद्र तट के अनेक नगर नष्ट हो गए थे और शिवाजी को 50 जहाज़ों की क्षति पहुंची थी। 1673-74 में मुगलों और मराठा जो सेनाएं थी उनमें मुठभेड़ होती रही थी। 1674 के शुरू में शिवाजी ने मुगल सेनानायक दिलेर खां को परास्त किया और इन पठानों के विद्रोह के कारण औरंगजेब उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में अधिक व्यस्त था। मुगल सेना में भी इस विद्रोह के दमन के लिए दक्षिण से सेनाएं बुला ली गई। फलतः 1674 ईस्वी में बहादुर खां जो था शिवाजी के विरुद्ध निष्क्रिय हो गया था। ये था हमारा शिवाजी और मुगलों के साथ संबंध। धन्यवाद।